हम गए और दे दिए हमने 75,000 रुपये। और वो पैसा हमारा जो है 1-1.25 साल के अंदर हमें समझ में आ गया, वो डूब गया कि ना थोड़ा सा ना आइल्स का स्कोर ठीक करना है आपको, और ना आप पीएनपी का राउट क्यों नहीं पकड़ते। मैंने कहा यार ये पीएनपी क्या होती है। अच्छा, होता क्या है कि आपके जो नॉक कोड होता है ना, उसके हिसाब से आपकी जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरियाज होती हैं और जो गलती सारे लोग करते हैं, SINP हमारी रिजेक्ट हो गई। वेलकम टू अनदर व्लॉग फ्रॉम कालरा फैमिली फॉर एडमिंटन। वेलकम। और आज का जो व्लॉग है वो फोकस्ड है हमारी PR स्टोरी के ऊपर। देखो जी, हमारे को बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि आप अपनी PR स्टोरी बताओ, तो हमने बोला कि भाई अब हम अपनी PR स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आज इसलिए हम ये व्लॉग बना रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ अपनी सारी यूट्यूब कालरा फैमिली एडमिंटन फैमिली को। हम 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर गए। वी आर एट 1230 सब्सक्राइबर्स यस जब हम बात कर रहे हैं आपसे। जी, तो थैंक यू सो मच हमें इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे व्लॉग को पसंद करने के लिए। हमारा जो लास्ट व्लॉग था जो कि हमने जॉब्स वाला डाला था, 5 इजी जॉब्स इन कनाडा, वो 22,000 व्यूज़ हुए उसके, जो कि हमारे को बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए उसके ऊपर। सो इसी तरीके से हमारे को मोटिवेट करते रहे, कमेंट करते रहे। तो अब शुरू करते हैं कि हमारी PR की जर्नी किस तरीके से शुरू हुई। मैं आपको लेके जाता हूँ सन 2012 के अंदर। तो सन 2012 की बात ही है, बिल्कुल। ठीक है। और मैं फर्स्ट टाइम अपनी कंपनी की तरफ से UK गया था। अब क्या होता है कि जिंदगी में कभी दिल्ली से बाहर निकल के, मतलब शायद एक आधी बारी निकल गए हो तो निकल गए हो, इतना तो घूमे भी नहीं थे, और सीधा इंडिया से बाहर जाने की बारी आए तो बंदे में होती है बड़ी एक्साइटमेंट। तो वेरी एक्साइटेड। हमने हमने बोला भैया 1.5-2 महीने के लिए UK भेज रही है कंपनी, शॉपिंग वॉपिंग करके लाए हम। इसने मतलब वी बॉट अ न्यू सूट केस, मतलब जो भी मेरे को बैग्स लेने थे सब रेडीनेस करी हमने, और हम पहुंच गए UK। अब UK जब पहुंच गए और वहां पर जाके लाइफस्टाइल देखा, मैंने केम बैक, तो मैंने बोला, मैं कहा शैली यार जिंदगी तो भाई भारी है, मतलब क्या तरीका है हर चीज़ का या वटेवर, मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे लाइफस्टाइल, और मैं इसको बताता था। तो मैं इससे डिस्कस करता था यार, अच्छा हमें कुछ नहीं पता कि बाहर जा सकते हैं, कोई PR जैसी चीज़ कोई होती आइडिया है, नहीं। कोई आइडिया नहीं। तो मैं और सन 2012 की बात थी ये, तो मैंने बोला कि यार कोई ऐसा जुगाड़ हो जाए यार, नौकरी लग जाए बाहर, और हमारे को बाहर जाने का मौका मिल जाए। मैंने कहा पर कहाँ नौकरियाँ मिलती हैं यार, कोई सेटिंग वेटिंग होती नहीं है, ये सब बड़े लोगों की सेटिंग होती है आपस में और ये बाहर निकल जाते हैं। इस टाइप की बातें हम करते थे। फिर सन 2015 के अंदर एक दो दोस्त मेरे जो हैं वो, उनकी PR हो गई कनाडा की, और मुझे तब एहसास हुआ कि ऐसा कुछ पॉसिबल है, राइट। मैंने अपने अपने फ्रेंड से पूछा भाई क्या तरीका है, मतलब कि किस तरीके से जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे को उन्होंने सलाह दी कि भाई तुम किसी कंसल्टेंट को हायर करो, देयर आर मैनी, गूगल करो, कुछ ना कोई मिल जाएगा, बहुत है आजकल, और वो बताएंगे तुम लोगों को कि किस तरीके से मतलब ये किया जाता है। हमने कहा ठीक है भाई। तो हमने किया भाई, वही गूगल किया, तो वही 4-5-10, और उस समय में मैं आपको बताऊं 2015 में 4-5 ही थे, ठीक है। वो क्या नाम था शैली उनका, XYZ जो भी, ठीक है। तो खैर तो हमने बोला कि यार जाके बात करते हैं। तो हम गए और दे दिए हमने 75,000 रुपये, और वो पैसा हमारा जो है 1-1.25 साल के अंदर हमें समझ में आ गया, वो डूब गया। क्योंकि ये जो भी गूगल पे आप कंसल्टेंट ढूंढते हो ना, जितने भी ये लोग कहते हैं कि हम इतने पैसे लेंगे, आपकी PR करा देंगे, भाई 99% ना उसके अंदर, मतलब मैंने तो यही सुना है, लोगों ने ना बहुत गच्चे खाए हैं एक्चुअली। ये पता कैसे केस इनके निकलते हैं कि जैसे कोई बच्चा है, अब वो बहुत इंटेलिजेंट है पढ़ाई के अंदर, उसको तुम किसी भी स्कूल के अंदर डाल दो, अगर उसने डॉक्टर, इंजीनियर, IAS अफसर बनना है तो उसने बनना है। और कोई बच्चा ऐसा होता है जैसे कि हम होते हैं, उनको आप कितने भी अच्छे स्कूल में डाल दो, उन्होंने नहीं बनना डॉक्टर इंजीनियर, तो नहीं बनना, ठीक है।
तो भाई ये वैसे वाला है भाई, अगर तो आपका आईएलटीएस अच्छा आ गया, आपके पास ये स्कोर भी है, आपकी फलानी चीज भी सही है और आपका स्कोर मेल खा गया लेटेस्ट सीआरएस कट ऑफ के नॉक साथ, कोड भी बन गया। नॉक कोड भी मिल गया, सब कुछ हो गया, तो भाई आपका केस निकल जाएगा। नहीं तो कहेंगे कि यार हमने तो भाई वही बंदर वाली कहानी, हमने कोशिश तो पूरी की थी ना। पूरी की थी। ठीक है, तो कोशिश में कोई कमी नहीं। कोशिश में कोई कमी नहीं थी, वो कोशिश भी नहीं करते, हाँ, कुछ नहीं समझाते। आप सिर्फ उनके लिए एक नंबर हो, बिजनेस का एक नंबर। वो आपका केस पर्सनली केस बाय केस बेसिस पे नहीं देखेंगे। उनके पास इतने फोन आते हैं, उनके बंदे 100-150 बंदों को कॉल करते हैं रोज, उसके अंदर से 50 बंदे जो है उनसे बात कर लेते हैं। 50 में से 25 जो है ना उनको जाके मिलते हैं। उन 25 में से वो 5 लोगों को कन्विंस करते हैं। रोज की उनकी हो गई 5 लाख की एक ऑफिस के हाँ, अंदर बिल्कुल। सेल। तो ये है उनकी गेम। ठीक है, अब महीने के अंदर उनके 150 केस, अब इससे हिसाब लगा लो पूरे साल के अंदर कितने हैं, मतलब 1800 केस। तो भैया आपका नंबर है, यू आर नॉट देयर पर्सनल लाइबिलिटी, ये क्लियर याद रखना। खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमारे पैसे जो है वही मतलब कालका जी वाले कंसल्टेंट के पास डूबे। ठीक है, तो कई है कालका जी में, तो हमने नाम तो लेना नहीं किसी का, कालका जी में था, नेहरू प्लेस में था। पता नहीं भाई, अब कोई नेहरू ऐसी प्लेस में। जो भी था। ठीक है, तो बहुत पुरानी बात है, तो इतना तो याद भी नहीं है मुझे, बट सावधान रहें और सतर्क रहें। तो भाई और अब तो ऐसे बढ़ गए हैं वो, जैसे अब तो घर घर में खुले हुए हैं। अब तो घर घर में खुला हुआ है। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने हम ना बहुत हताश हो गए। तो हियर आई वांट टू से थैंक यू टू विक्रांत सर। अब विक्रांत सर हमारे सीनियर थे, मतलब थे क्या, मतलब हैं हमारे सीनियर आज भी, मतलब हमारे दिल के अंदर। तो विक्रांत कौशिक साहब ने बोला कि कालरा मेरा एक दोस्त है, ठीक है, तो उसका भाई मतलब कंसल्टेंट ही है वो, तो तू एक बारी उससे बात कर ले। तो मैंने बोला यार हमने कंसल्टेंट से धोखा खा लिया, पर आप कह रहे हो तो चलो ठीक है। तो यहाँ हमारे को मिले हमारे मित्र जो हैं, राइट, आशीष, जो कि पहले मिले कंसल्टेंट की तरह और बाद में बन गए मित्र। ठीक है, भाइयों जैसा प्यार है मेरा उनके साथ। तो आशीष ने कभी मेरे से कंसल्टेंट वाली बात नहीं करी, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं विक्रांत के थ्रू गया था। ठीक है, तो उनकी मेरी कुछ ऐसे फाइनेंशियल डीलिंग नहीं हुई कि हाँ भाई मैं आपका ये केस करूंगा। उन्होंने मेरा पूरा केस समझा और उन्होंने मेरे को बोला कि राहुल 2 चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि आप जैसे आइल्स के अंदर थोड़ी सी ना मेहनत करो। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मेरा आइल्स का स्कोर ना अच्छा आया था जब मैंने पहले आइल्स दिया था, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं था और मुझे पता भी नहीं था कि कोई 8777 जैसी चीज होती है, जिसमें 8 लिसनिंग के अंदर होते हैं और 777 बेसिकली आपका बाकी का स्कोर चाहिए होता है, रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग के अंदर। और राइटिंग तो वैसे ही मेरी कैसी होती थी तो हाँ, बताइए। राइटिंग गंदी है। ठीक है, तो नहीं मतलब राइटिंग वैसे थॉट प्रोसेस में कमी नहीं है कोई, नहीं, अब लेकिन वो तो सारा कुछ कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, अब मैं कई बार rules नहीं है। अगर मैंने कुछ लिख दिया है ना तो हफ्ते के बाद मुझे खुद पढ़ना है, तो शायद मैं खुद भी नहीं समझ पाऊंगी यार मैंने क्या लिखा था यार ये। तो इट वाज डॉक्टर सो बनना बैड। था आपको वैसे। तो आप डॉक्टर नहीं बने। और ना ये मेरी प्रॉब्लम क्यों है, और एक्चुअली वो सभी भाइयों के साथ होगी यार, भाई बहनों के साथ जो लैपटॉप पे काम कर रहे हैं इतने सालों से, 2 डिकेड से अगर हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो हाथ से लिखने की आदत ही छूट गई, और उससे पहले ही बड़ी गंदी राइटिंग थी। खैर, तो आशीष ने बोला यार कि ना थोड़ा सा ना आइल्स का स्कोर ठीक करना है आपको, और ना आप पीएनपी का राउट क्यों नहीं पकड़ते। मैंने कहा यार ये पीएनपी क्या होती है। अच्छा, हमारे को कुछ नहीं बताया था हमारी पहले वाले कंसल्टेंट ने ना। तो मैंने आशीष से फिर बोला, मैंने कहा आशीष आप मेरे को थोड़ा सा खुल के समझा दो, कर मैं सारा कुछ खुद लूंगा। मैंने बोला कि मुझे, आप कंसल्टेंट हो, अगर आपको कोई फीस लेनी है या जैसे भी। उन्होंने बोला नहीं राहुल, मैं आई विल गाइड यू, ठीक है, और मेरे को एक बारी आप अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मेरे को भेजो और फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा। खैर उन्होंने जब सारा एनालाइज किया उसके बाद उन्होंने मेरे को ये बोला कि यार एक तो थोड़ा सा आप अपना आइल्स का स्कोर ठीक करो, दूसरा आप अपनी पीएनपी के लिए जो है ना अप्लाई करो। और उस समय ना सस्कैचुअन के अंदर, इफ दैट इज हाउ यू प्रोनाउंस इट, सस्कैचुअन के अंदर पीएनपी जो है ना वहाँ मतलब वो फास्टर फिंगर फर्स्ट वाला हिसाब किताब था। उसका मतलब ये था कि सस्कैचुअन जो प्रोविंस था ना वो 30 से 35 दिनों के अंदर, 40 दिनों के अंदर एक बारी अपनी विंडो खोलते थे, राइट, और जैसे ही उनकी 400 एप्लीकेशंस
कंप्लीट होती थी, चाहे वो आधे घंटे में हो, चाहे पौने घंटे में हो, चाहे 1 घंटे के अंदर हो, चाहे 2 घंटे के अंदर हो, अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब ग्लोबली 400 एप्लीकेशन जैसी उनके सिस्टम में आई वो विंडो बंद कर बंद देती कर थी। देते थे। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता था क्योंकि हम इंडिया के अंदर हैं और वो कैनेडियन टाइम के हिसाब से काम करते थे, तो उसके अंदर आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता था कि वो विंडो कब खुलेगी और कब नहीं खुलेगी। एवरी 15 मिनट का अलार्म लगा के मैं सोती थी, हर 15-20 मिनट में वो अलार्म बजता मैं आपको बताता हूँ वो मैं भी चेक कैसे। करती थी, हाँ, उठ के उठ उठ के उठ उठ के उठ उठ के उफ। आधे घंटे का अलार्म मैं लगाता था और आधे घंटे का ये, हाँ। मतलब आगे पीछे का, मतलब हमने इस तरीके से अपने अलार्म सेटअप किए हुए थे रात को कि हर आधे घंटे में मेरा अलार्म बजता था और मैं फटाफट उठ के विंडो चेक रिफ्रेश करता था, विंडो चेक करता था। उसके आधे घंटे के बाद इसका अलार्म बजता था, ये उठ के चेक करती थी। तो इस तरीके से हमने शायद 6 महीने रेगुलरली ये किया है, राइट। और फिर भी हमसे पहले आशीष ने हमें फोन करके बताया ये विंडो खुल गई है। तो हुआ ये कि खैर उस पे आता हूं मैं अभी कि आशीष ने जब हमारे को कॉल किया था, बट सारी डॉक्यूमेंटेशन मैंने इकट्ठी की और आशीष ने मुझे हेल्प किया कि अपने जो KRAs हैं आपके नॉक कोड के हिसाब से, और दैट वाज अ नॉन टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर, आपको किस तरीके से मतलब कि होने चाहिए। होता क्या है कि आपके जो नॉक कोड होता है ना, उसके हिसाब से आपकी जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरियाज होती हैं और जो गलती सारे लोग करते हैं वो क्या करते हैं कि गूगल से कॉपी कर लेते हैं। एक्चुअली जो आपका काम है और आप ये काम कर ही रहे हो अगर, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट मैनेजर था, तो आप उसके अंदर अपने वही KRS डालोगे ना। फर्क सिर्फ होता है हाउ टू वर्ड इट प्रॉपरली। गूगल से कॉपी पेस्ट नहीं करना है, वो अपने तरीके से, अगर आपने वो काम किया आप उसको वर्ड भी कर लोगे। तो एनी हाउ वो KRS वगैरह वर्ड करके दिए थे उन्होंने, और हमने जब एप्लीकेशन डाली तो आशीष ने हमें फोन किया कि भाई वो खुल गई है, और मैंने सारी डॉक्यूमेंटेशन रेडी करके रखी हुई थी जो कि मैंने उसके अंदर वो जो है अपलोड मार दी। 45 मिनट्स के लिए वो खुली थी विंडो, सिर्फ 45 मिनट्स के लिए, और भाई वो एप्लीकेशन जो है वो डल गई। आशीष ने हमारे को बहुत हेल्प किया। आशीष, आई थैंक यू फ्रॉम ऑल माई हार्ट, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ठीक है, तो अब एप्लीकेशन डल गई, अब हमारा हुआ वेट टाइम शुरू, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 2018 की बता रहा हूं मैं आपको। आशीष से मैं 2016 के मिड में मिला था, चलती रही कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना, सोचने में भी टाइम लगाया। तो 2018 में जब वो डाली हमने, और मिड की बात है ये, 2019 के अंदर जाके, और ना बड़ा टाइम लटक गया, जबकि 3-4 महीने के अंदर ना इसका रिस्पांस आ जाता है कि आपको PNP मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वटेवर। SINP हमारी रिजेक्ट हो गई 2019 सितंबर अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर में 2019 अक्टूबर के अंदर। और एकदम से मेल आई, और मेरे को याद है कि मैं जर्मनी से आया था, ऑफिस की तरफ से गया हुआ था और मुंबई में था, राइट। तो और एकदम से मेल आई और मैंने कॉल किया शैली को, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे यार रिजेक्ट कर दिया SINP। मुंबई में थे कि जर्मनी में? नहीं, आई वॉज इन मुंबई। जर्मनी में थे? नहीं, मैं जर्मनी से आया था और मुंबई गया था, मुंबई गए थे फिर दोबारा दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो इसने मेरे को मैंने इसको फोन किया, इसने बोला कि एक बार आप आशीष को फोन करो। मैंने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, मुझे समझ ही नहीं आया ये क्या हो गया। हाँ, मतलब ये तो सुन हो गई भाई फोन के ऊपर। मैंने बोला भाई रिजेक्ट हो गई SINP। आशीष से बात करो, ऐसे कैसे रिजेक्ट हो सकता है? ऐसे रिजेक्ट नहीं हो सकती। क्या रीजन दिया ना, हो ही नहीं सकता ना, कुछ सोचे कि बंदा क्या रिएक्ट करे और क्या, कुछ नहीं, बिल्कुल क्योंकि हाँ, कुछ भी नहीं थॉट आ रही थी दिमाग में। क्योंकि रिजेक्शन भी आई 14 महीने के बाद। हाँ। इतने हमने रिमाइंडर्स भेजे उनको, फॉलो किया उनके साथ कि भाई जवाब तो दे दो, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। लेकिन 14 महीने के बाद जब रिजेक्ट हुई तो मैंने आशीष को बोला, मैं कहा यार, फोन किया मैंने आशीष को मुंबई से, मैं कहा यार एक बड़ी बुरी खबर है, हमारी ना PR हमारी SINP रिजेक्ट हो गई है। कह रहे यार ऐसे कैसे रिजेक्ट हो गई, क्या रीजन आया। मैंने सारी डिटेल भेजी, तो हुआ ये कि ना SINP की एक खासियत है, SINP ना आपको कभी भी ना एडवांस में नोटिस नहीं देती है। उनको जब रिजेक्शन मारना होता है ना, दिस इज ओनली अबाउट SINP, वो आपकी रिजेक्शन मार देंगे, ठीक है, और रीजन देंगे बाद में, मतलब उसके साथ ही रीजन देंगे कि इस रीजन की वजह से आपकी SINP मतलब हमने रिजेक्ट कर दी है। और वो रीजन था कि जो फंड्स हमने दिखाए थे, मेरा और मेरी मदर का ना आइदर सर्वाइवर अकाउंट था,
और जितने फंड्स उसमें दिखाने थे उससे कहीं ज्यादा मैंने फंड्स दिखाए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने रिजेक्ट मारा कि मेरा अकाउंट सोल अकाउंट नहीं है या शैली के साथ नहीं है जो मेरी को एप्लीकेंट है। मेरा मेरा जो फंड्स वाला अकाउंट है वो मेरी मदर के साथ है, जो कि उस एप्लीकेशन के अंदर एप्लीकेंट नहीं है। बहुत बड़ी गलती हुई ये वाली, और सच में बताऊं तो वी वर वेरी डिमोटिवेटेड। एक्चुअली आपका ना किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, इवन वाइफ के साथ भी मत रखो। अकेला मेन रखो। एप्लीकेंट आप हो, आपके नाम पे ही सब चीज सारा अकाउंट वगैरह ज्यादा सेफ रहता है, सेफ रहता है, उसमें ना कोई कोई लूप होल रहता ही नहीं। रहता ही नहीं है। तो खैर हेलो, हमने ये सीखा इस चीज से। हमने ये सीखा है और आप भी अब हम सीखेंगे। आपको बता रहे हैं, मे बी इट विल हेल्प यू। हाँ, तो उसके बाद आ गया कोविड, राइट। अब कोविड आ गया और वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, और राइट। हमारे आइल्स भी एक्सपायर हो गए थे। हमारे आइल्स भी कितनी एक्सपायर बार हो दिया गए थे। सर आपने आइल्स के? सर ने आइल्स कितनी बार दिए पहले? 6 बारी 6 बारी सर ने दिए, 2 बारी मैंने दिए। 6 बारी आइल्स दिया है मैंने, ठीक है। एंड जो लास्ट 2 वाले आइल्स थे उसके अंदर मेरा 8,777 था। मतलब आइल्स का एग्जाम ऐसा हो गया था, मैं सच्ची बात बताऊंगा आप लोगों को, कि रीडिंग का एग्जाम मैं 45 मिनट में खत्म कर देता था, और मेरे 9 में से 9 है लास्ट एग्जाम के अंदर। और रिटन वॉज 7.5 इफ आई रिमेंबर, स्पोकन वॉज 8, एंड रीडिंग वाला मैंने 9 बताया ना, और लिसनिंग वॉज 8, ऑफ कोर्स 8.5 दिस टाइम, जो लास्ट वाला एग्जाम था मेरा। तो खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि हमने कोविड का टाइम आ गया तो हमारा वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, और उसके बाद एक बारी के लिए ना थोड़ा सा लथार्जिक होना शुरू हो गया दिमाग की, नहीं यार हमें करना भी है कि नहीं करना। और उस समय ना आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड प्रोफेशनल फेज ऑफ माई लाइफ, राइट, फॉर दोज 8-9 months, राइट। बड़ा ही गंदा था वो टाइम। वेरी बैड। हाँ, इट वॉज द वर्स्ट प्रोफेशनल टाइम ऑफ माई लाइफ, बट गॉड ब्लेस दोज जिन्होंने वो बुरा टाइम दिया मुझे। मैंने उसमें भी सीखा कुछ, हाँ बिल्कुल। मैंने उसमें भी लर्निंग ली, ठीक है। सो थैंक यू अगेन फॉर दैट लर्निंग। तो अब इस चीज ने ना हमारे को हमने बैक सीट ले ली। कभी कभार मेरी 4-6 महीने में आशीष से एक बारी बात हो जाती थी, एंड मैं कहता था यार अब क्या करना है। और वैसे भी उस समय कोविड की वजह से एप्लीकेशंस के अंदर ना इतनी लंबी क्यू हो गई थी कि सोच भी नहीं सकते थे। तो सितंबर 2020 के अंदर ना थोड़ा सा ना प्रोफेशनल फेज मेरा ठीक हुआ, एंड आई केम बैक, मतलब एक तरह से। और इसने बोला कि यार एक बारी ना और ट्राई करते हैं 2020 के एंड के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैंने बोला यार एक बात सुन मेरी, तेरे को हम ना एक काम करते हैं, हम एक बढ़िया फ्लैट लेते हैं, ठीक है। सो आई ऑलरेडी हैव अ पेरेंटल हाउस इन गुड़गांव, पर मैंने इसको बोला मैं एक बढ़िया फ्लैट लेते हैं, और ठीक है उसके अंदर तेरे को आइलैंड वाली किचन बनानी है ना कनाडा की तरह, मैं वो बनवाते हैं, पैसा लगाएंगे उस पर खुल के, ठीक है। यही रहते हैं, मैं एक जॉब और चेंज कर लेता हूँ, एक जंप मार लूंगा, 25-30%, 35% मेरे को हाइक मिल जाएगा, मकान की किस्त वैसे ही फ्री हो जानी है, ठीक है। मैंने कहा नहीं, एक्चुअली मुझे ना कनाडा में जाके कनेडियन तरीके का घर लेके वहां पे आइलैंड वाला किचन चाहिए। तो वो नहीं चलेगा। यहाँ नोएडा में घर लेके आप आइलैंड वाला किचन बनवा भी दोगे ना, तो नहीं, वो नहीं चलेगा। मुझे कनाडा में ही चाहिए। और देख लो आप, आइलैंड वाली किचन मिल गई है मुझे शुरुआत में। तो खैर इसने बोला कि नहीं एक ट्राई और मारो, ट्राई और कर। ठीक है। जितना प्यार से इसने आराम से आपको कैमरे में बताया ना, इतने प्यार से इतने नहीं, प्यार से ये इसने बोला बहुत- नहीं था मुझे। 1 महीना इस इंसान को मुझे कन्विंस करने 1 महीना नहीं, खैर मुझे 3-4 महीने लगे इसे कन्विंस करने के लिए। नहीं, मैं 1 इसको महीने में कन्विंस हो गए थे, 3-4 महीने और बाकी की चीजों में लगे नहीं सोचने में। मैं बताता हूँ, एक्चुअली मैं इसको वापस कन्विंस करता रहा। मैं कहा चल छोड़ना यार, अबे छोड़ना यार। तो हम घर भी देखने गए इनके कहने पे। 2-3 घर भी दिखाए इसको मैंने, पसंद भी आए। पर कहने का मतलब यह है कि 6 महीने हमने निकाल दिए, 2021 में हमने निकाल दिए घर, 2021 की बात है ना। फिर मैंने बोला करी एक कोशिश और कर लो। फिर ना मेरी एक दिन आशीष से बात हुई, मैंने कहा आशीष यार
मेरे को समझ नहीं आ रहा, मतलब मैं ऑन्टेरियो के लिए ट्राई करूं कुछ है। और अब ना मेरा एज की वजह से स्कोर भी कम हो गया था, चाहे 8777 थे, अभी मैंने लास्ट वाला दिया नहीं था दोबारा से, वैसे 8777 था मेरा स्कोर। तो माई ओवरऑल स्कोर वॉज कमिंग आउट टू बी 385। तो उसने बोला कि यार ऑन्टेरियो में तो वैसे भी बीसी के अंदर आप अगर डालोगे ना पीएनपी तो उसमें 400 के स्कोर से कम ना आपको उठाएंगे ही नहीं। और या फिर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से भी नहीं हो, आप नॉन टेक बैकग्राउंड के हो। तो करते कराते उसने मेरे को बोला कि ना आप ना एल्बर्टा के अंदर AINP प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, आप एक बारी उसके अंदर देखो, एक बारी रिसर्च करो उसके बारे में। मैंने उसके बारे में रिसर्च करी, और ना मैं रिसर्च ना बहुत तरीके से करता हूँ जब मैं करता हूँ, और मैंने बहुत तरीके से उसकी 10-15 दिन बहुत तरीके से रिसर्च करी। एंड आई अंडरस्टूड, क्योंकि उस समय नॉन टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर उनकी ऑक्यूपेशन लिस्ट के ऊपर था। सस्कैचुअन हमने गिव अप कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि नॉकआउट ही उठ गया था, हाँ, नॉकआउट भी नहीं और हुआ था वहां पे। PEI भी ट्राई किया था हमने, सब कुछ, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, व्हाटएवर। सो करते कराते मेरे को उसमें नॉकआउट दिखा, मैंने उसके अंदर अपनी PNP की डाली एप्लीकेशन। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, एक दिन अचानक ही बैठे हुए थे हम। 2022 की बात है, 2022 की बात है ना, 2022 की बात है, जनवरी की। इसका बर्थडे था 6 जनवरी को, ठीक है। और 6 जनवरी को एक्चुअली बता रहा हूं मैं, मतलब जैसे कि बर्थडे गिफ्ट ही आया हो, PNP से ना हमारे को वो आ गया कि इनविटेशन टू अप्लाई। अच्छा, मुझे लगा PNP आ गई, मुझे नहीं पता कुछ भी। मैंने ना उसी टाइम अब इसको बताया, मैंने कहा यार मेल आ गई है, क्या हुआ? तो करी ले PNP आ गई, PNP आ गई, ठीक है। मतलब पूरा, मतलब घर में माहौल, मतलब ढक्कन वक्कन रात को हमने खोल लिए भाई साहब, मैंने पूरी, मतलब स्क्वाश कुछ मंगवा के हम 2-3 गिलास दारू, उसके बाद हमने किया आशीष को, मैं कहा आशीष ऐसे ऐसे ये मेल आ गई है, मेरे PNP आ गई है। कह रहे एक बारी मुझे मेल भेजो। मैंने मेल भेजी उसको, तो उसने बोला कि भाई साहब ये ITI है, अभी इन्विटेशन टू अप्लाई है आपका, तो प्रोसेस है, इसके अंदर अब आपको डॉक्यूमेंटेशन जमा करनी है। मैं कहा क्या बात कर रहे हो? कह रहा हाँ बिल्कुल। खैर उससे मैंने समझा, फिर मैंने पूरी डॉक्यूमेंटेशन पूरी बनाई, मतलब इतने इतने फोल्डर मेरे लैपटॉप में बने हुए, और भाई ये लेटर वहां से, ये लेटर वहाँ, फलाना ढिमकाना, ये रेफरेंस लेटर फलाना, जो भी। खैर 15 दिन लगाए मैंने वो एप्लीकेशन जो है, क्योंकि 2 महीने का टाइम होता है, बट इन 15 डेज आई रीसबमिटेड इट। 15 to 20 days, 15 to 17 days। अब अंदर से दुख दुख, ठीक है, स्कॉच तो पी ली थी, ठीक है, 15-17 दिन पहले। तो हम बोले यार खुशी ऐसी बना ली, कुछ हुआ तो है नहीं। कोई नहीं, एप्लीकेशन डाली, और रोज हमारे को लगे यार कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, करते करते भाई जनवरी निकल गया, मतलब निकल ही गया था वो तो, वैसे ही फरवरी निकल गया। और ना एक तरह से ना थोड़ा सा दिमाग से निकलता तो नहीं है, दिन में एक बार याद तो कर लेते हो, लेकिन आप अपने काम में इतने बिजी हो जाते हो। मैं इतना बिजी था अपने प्रोजेक्ट वर्क के अंदर, और उस समय कोविड की भी 2020 के अंदर आ चुकी थी, खैर अप्रैल में वेव, लेकिन कोविड की वजह से ना अभी भी बहुत डर बैठा हुआ था दिल के अंदर, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर ना बहुत केसेस हो गए थे दोबारा से। बच्चे तो स्कूल जा नहीं रहे थे एनी विच वेज। तो 21 या 22 मार्च को, 21 मार्च को मुझे याद है, और ना आप लोग ना हंसोगे कि हर चीज, मतलब 21 मार्च को शैली और मेरी एंगेजमेंट हुई थी। 21 मार्च को हमारी PNP आ गई। मैंने कहा ये क्या चेक करेंगे, हमारे को फॉलो कर रही है क्या डेट्स? PNP वाले हमारे को, मतलब क्या कर रहे हैं, गिफ्ट पे गिफ्ट दे रहे हैं यार ये। तो PNP जब आई तो उसके एज सुन एज यू एक्सेप्ट इट ना, तो आपके अकाउंट के अंदर वो 600 पॉइंट बढ़ जाते हैं। एंड नाउ माई स्कोर वेंट अप टू 985। एंड देन आई अगेन, मतलब जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं आशीष को ना मैंने 2-2.5 महीने के बाद कॉल किया था। मैंने कहा मैं हमेशा मतलब से फोन करता हूँ ना आपको। कह रहे नहीं बताओ। मैं कहा ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे अकाउंट के अंदर जो है वो 600 पॉइंट, मतलब मैंने एक्सेप्ट किया तो वो ऐड हो गए हैं। सो ई सेड आपकी PNP आ गई है। तो मेरा कालरा साहब बस अब आप ना रेडीनेस करनी शुरू कर दो। मैं कहा यार अभी तो मेरा वो थोड़ी आया है, ITA थोड़ी आया है। तो उसने बोला कि भाई ये ITA ही, ये जो आपको PNP आई है ना, आपका अगला ड्रॉ में नाम आ जाएगा, चाहे वो PNP स्ट्रीम का हो, चाहे वो नॉर्मल ड्रॉ हो। आपका स्कोर 985 है, तो आपका ड्रॉ में नाम आने ही आना है। फिर ITA आ गया 30 मार्च को,
और देन द एक्चुअल भसड़ भसड़ क्या बोले, मतलब कि वो स्टार्ट हुई क्योंकि अभी ITA आया था, अभी हमारी PR नहीं आई थी। हमने अपनी मेडिकल और PCC के लिए अपनी एप्लीकेशन लगाई, और PCC वगैरह, PCC की लंबी स्टोरी है, मतलब फिर कभी शेयर करूंगा। PCC का भी बड़ा पंगा होता है, तो मतलब शायद नोएडा के अंदर थोड़ा टाइम लगा, बट एनी हाउ वो टाइम से आ गया, राइट। हमारी एप्लीकेशन के ड्यू टाइम के अंदर, और हमारी मेडिकल की डेट हमारे को मिली थी 21 अप्रैल की, राइट। और 21 अप्रैल को हमारे हैविश का बर्थडे होता है। खैर, और आपको बताएंगे PN एक्चुअल जो हमारा वीजा आ गया था वो किस दिन आया था? वो भी आप हंसोगे, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने जब वो एप्लीकेशन सब वगैरह जमा करा दी, अब हमारी वेट शुरू हुई। हमें लगा था 2-3 महीने के अंदर ये हो जाएगा, सब कुछ है, बट देन हुआ ये कि हमारे मेडिकल अपडेट हुए अगस्त के अंदर। अगस्त के अंदर हमारा मेडिकल जब अपडेट हुआ, तब हमारे को तसल्ली हुई कि मैंने कहा अब हमारी एप्लीकेशन पे काम होना शुरू हुआ है, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत बैकलॉग था इन लोगों के पास। और हमने धीरे धीरे खरीदारी शुरू करी कि हमारे खानदान में किसी को नहीं पता था, हमने किसी को नहीं बताया, हमारे पेरेंट्स को नहीं, इनके पेरेंट्स को नहीं, मुझे, मेरे पेरेंट्स को नहीं, मेरे ब्रदर सिस्टर, किसी को नहीं पता था। बिल्कुल, मतलब किसी को कान खबर नहीं बताई। हमने कहा भाई अभी पहले हो जाने दो, क्योंकि सस्पेंशन के टाइम पे ना हमारे को दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है ना, तो फिर मैंने कहा पहले हो जाए, क्योंकि फिर जब किसी को पता होता है ना तो फिर वो पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, भाई वो कर रहे थे, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, तो फिर वो डिटेल देनी ना बड़ी बड़ी सीधी सी बात ये था कि ना जब होगा तभी बताएंगे, हम उससे पहले नहीं बताएंगे, ऑकवर्ड हो जाता है। तो खैर जब हमारा मेडिकल क्लियर हो गया, तो हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी शुरू कर दी, क्योंकि हमारी उम्मीद हो चली थी। एंड देन अगस्त सितंबर निकल गया, PCC वगैरह सब अपडेट हो गया था, एंड वी आर वेटिंग कि हमारी कब आएगी, ठीक है। और हम रोज सोचते थे यार कब आएगी कब आएगी। तो क्या हुआ कि हम ना 6 अक्टूबर को मैंडी का बर्थडे होता है, राइट। PR आई हमारी, और ना हम शाम को ना केक वेक काट के, क्योंकि हम बाहर नहीं जाते थे, कोविड, हम बहुत डरते थे, हम नहीं जाते थे, और हमारे पेरेंट्स इतना बोलते थे तुम कैसे हो, मतलब हम किसी को ना बुलाते आते हो ना, हमें आने देते हो ना कुछ, ठीक है। हम किसी को भी आने भी नहीं देते थे। केक रखा हुआ हमने कि हम महिम का जो है बर्थडे का केक काटेंगे 7:08 शाम के, एग्जैक्ट टाइम बता रहा हूँ। और मैं बैठी ना, मैं बैठ के वही देखती रहती थी, मेल आई कि नहीं आई। ये अपना कुछ काम कर रहे थे, ऑफिस का क्या कर रहे थे, केक की बस रेडीनेस कर रहे थे। हाँ। तो और मैं सोफे पे बैठा हुआ था, ये इस तरह बैठी हुई थी, L शेप सोफा था, और ये इस तरफ L शेप उस तरफ बैठी हुई थी। कहती मेल आ गई, सुनो, ये मेरे को लगा दोस्त, मैंने कहा क्या हो गया भाई, सुनो मेल आ गई, PR आ गई। मैंने कहा क्या हो गया, तू मतलब बेहोश हो जाएगी क्या? इन्होंने कहा 1 मिनट मैंने मेरे को मेल चेक करने दे, रुक जा 1 मिनट मुझे चेक करने दे। इन्होंने चेक किया, और जो मैं कभी रिजेक्शन पे भी नहीं रोई थी, न कभी किसी चीज, जो इसने रोना शुरू किया। मैंने कहा PR आ गई, PR आ गई। सो मतलब वो था कि कॉन्फर्मेशन जो होती, उन्होंने बोला अपने पासपोर्ट जमा करा दो। हाँ, पासपोर्ट जमा कराने की हमें रिक्वेस्ट आ गई थी। फिर पासपोर्ट जमा कराने की रिक्वेस्ट आ गई थी, हमें अपॉइंटमेंट लेनी थी कि VFS में जाके पासपोर्ट जमा करा दो। COPR का जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली जब आप पासपोर्ट जमा कराते हो, तो आपको जब वो हफ्ते 10 दिन के बाद पासपोर्ट स्टैंप लग के वापस आता है, 1 वे वीजा का 1 टाइम, उसके साथ कॉन्फर्मेशन ऑफ PR आती है आपकी। तो हमने फिर पासपोर्ट जमा कराया, 10 दिन में हमारी PR आ गई। और फिर हमने मतलब 6 अक्टूबर को जब हमारी कॉन्फर्मेशन आ गई थी, हमने 10 अक्टूबर को ही अपनी टिकट्स बुक करा ली थी 28 नवंबर की फ्लाइट्स की। और थैंकफुली हमारे को उसके बाद ही हमने फिर राहुल की मम्मी को इन्होंने फोन किया, उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, सारे इतने 10 अक्टूबर को कि तुम जा रहे हो, तुम नवंबर में जा रहे हो। हमने कहा भैया हम लोग निकल रहे हैं, जा रहे हो पापा। मेरे मम्मी पापा बोले इतना कम टाइम, और मैंने कहा आना जाना तो अभी भी नहीं शुरू कर रही हूँ मैं, क्योंकि अभी हमारे को और भी डर है, जो भी है, हमारे को और भी डर है। अब कौन सा कोविड है भाई, हम फिर भी ना प्रिकॉशन रखते थे। हाँ, बहुत ज्यादा। हमने लास्ट कोई सैनिटाइजर यूज नहीं करता था, हम सैनिटाइजर लगा के हर चीज सैनिटाइज करनी है, मतलब अभी तक भी बहुत ज्यादा मैं इस चीज का रखती हूँ।
तो हुआ हमने टिकट्स वगैरह बुक कराई और इस तरीके से हमारी पीआर हुई थी। सारी बात मैं आपको ये बता दूं कि स्टार्टिंग हमने 2015 के अंदर की थी, राइट, और हम यहाँ पहुंचे 2022 के अंदर 30 नवंबर को। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सबकी स्टोरी एक जैसी होगी, कुछ लोग 1 साल में भी पहुंच जाते हैं, 2 साल में भी पहुंच जाते हैं, और बीच में कोविड भी आ गया था, आई एम श्योर उसके बावजूद भी लोग पहुंच जाते हैं। यार जैसे भी आप पहुंचो, राइट, पहुंच तभी सकते हो जब आप उसको बहुत एफर्ट के साथ, तरीके से, शिद्दत से और बिल्कुल सही तरीके से करोगे ना, तभी आप पहुंच पाओगे। बेकार के कंसल्टेंट्स के चक्कर में मत पड़ना, पैसा खा जाएंगे, बड़ी बड़ी बातें बता देंगे, सपने दिखा देंगे, और वो 99% सपने पूरे होते नहीं है, पैसा और डूबता है। तो दिस इज व्हाट आवर पीआर स्टोरी इज। होप आपको पसंद आई हो। इसके ऊपर कुछ आपको सवाल और हो, आपके कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम, और हम उनको आंसर ज़रूर करेंगे। बट ये हम जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहते थे। नाउ दैट वी आर इन कैनेडा, वी आर हैप्पी। आई वुड नॉट से कंप्लीटली सेटल्ड, बट वी आर गेटिंग देयर। और आप लोग तो हमारा हौसला बुलंद करते ही हो, और जैसे जैसे आप लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हो, वैसे वैसे हमारा हौसला और बुलंद होता जा रहा है, राइट। तो ये थी एक छोटी सी हमारी स्टोरी जो कि हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। थोड़ी सी बड़ी हो गई होगी, आई एम श्योर, ठीक है। तो अब ये बुरा मत मानना कि थोड़ा सा ब्लॉग बड़ा हो गया, लेकिन अब इतना अब लंबा उसको ब्लॉग अगर डिटेल में नहीं समझाएंगे तो फिर वो आपके सवाल आधी आएंगे, अधूरी बात रह जाएगी। आधी अधूरी बात आपको नहीं बताना चाहते हैं। यू आर राइट शैली, है ना, हमें पूरी बात ही बतानी थी। तो इसी के साथ खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो या गाजियाबाद रहो, और बाकी के टाइम डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, जस्ट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। तो मैं एक नया वाला बोल रहा हूँ आज कि नमस्ते, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज। आते हैं अगले व्लॉग में वापस। अरे वाह, क्या बात है, क्या तू बंदी बनाई। वाह 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 वाह। Thank you. का प्ले याद आ गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, Thank you for watching. Bye-bye. Bye bye from Edmonton. Take care. Take care.